Hello guys, welcome all of you in this interactive video with CMA Inter qualified Prosenjit घोष जिनका 80 मार्क्स आया डायरेक्ट टैक्सेशन में। यस, आप सही सुन रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सब स्टूडेंट्स को लगता है कि सर सागर है, सागर महासागर है, कभी खत्म ही नहीं होता। और प्रोसनजीत ने वो करके दिखाया है जो कि आई थिंक बहुत कम स्टूडेंट्स कर पाते हैं। 80 इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट, इज़ अ वेरी गुड मार्क्स इन डायरेक्ट टैक्सेशन। एंड जैसे मैं क्या कर रहा हूँ मैं कि मैं अपने इनडायरेक्ट टैक्स में लास्ट वीडियो में भी मैंने सौरभ भगत साहब से इंटरेक्शन करवाया था जिन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत अच्छा नंबर लाया था। तो मैं चाह रहा हूँ कि इनका जो सक्सेस स्टोरी है, इनकी जो भी कामयाबी के पीछे जो भी कारण है, जो भी सक्सेस टिप्स है, जो भी ये करते थे अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, वो आप तक पहुंचाया जाए। बिकॉज ये कोविड के पीरियड में लाइव इंटरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है, बट येस, विद दीज सेशंस वी कैन डेफिनेटली इंश्योर दैट जितने भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनका व्यू पॉइंट, उनका पढ़ने का तरीका, उनका रिविजन करने का तरीका, उनका क्लासेस करने का तरीका। गाइज देखिए, क्लासेस तो सब करते हैं बट सबका अलग अलग नंबर क्यों आता है, अलग अलग मार्क्स क्यों आता है? बिकॉज प्रेजेंटेशन, अल्टीमेटली एग्जाम डे में क्या माथे में रहता है, वो भी सब्जेक्ट लाइक डीटी। माय गॉड, इट्स वेरी गुड मार्क्स प्रोसनजीत, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड कैसा लग रहा है अभी आपको? आप सीएमए इंटर सब क्वालिफाई कर गए हो एंड यू विल बिकम अ सीएमए फाइनलिस्ट एंड यू हैव स्कोर्ड सो गुड मार्क्स इन डायरेक्ट टैक्सेशन। कैसा लग रहा है आपको? सब बहुत अच्छा लग रहा है सर, डीटी में 80 मार्क्स स्कोर करके। और सर आपको भी थैंक यू सर, आपकी वजह से ये हो पाया। और सर आप इनवाइट किए इस सेशन के लिए भी बहुत अच्छा बात है, मेरे लिए बहुत गुड लक है सर। अरे, हमारे लिए गर्व की बात है कि हम आपको इनवाइट कर सके, क्योंकि आप इतने भर में ऑल इंडिया बेसिस पे जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, जनरल ये ज़रूर आपसे इंस्पायर होंगे एंड डेफिनेटली कमिंग टर्म में आपसे भी बेहतर मार्क्स लेकर आएंगे। ये हाँ सबसे आश्वासन है। तो लेकिन आप हमें बस थोड़ा सा बताओ कि क्या सोच के रखा था कि डीटी में इतना नंबर आ जाएगा, इतना मेहनत किया था डीटी में? सर, डीटी में शुरुआत में तो बहुत डर लग रहा था क्योंकि पहला बात तो ये नया सब्जेक्ट है, आज तक कभी पढ़ा नहीं था। तो स्टार्टिंग के टाइम अच्छा लगा, फिर बीच में जैसे जैसे क्लास बढ़ते रहा थोड़ा सा डिप्रेशन आते रहा कि इतना सारा प्रोविजन। फिर उसके बाद उसको कोप अप करने का रिवीजन स्ट्रेटेजी, फिर आप जैसे बोलते थे हर दिन रिवीजन करना, वो सब करते 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 लास्ट में आके फिर कंटिन्यू रिवीजन करते करते एक सब्जेक्ट का बेस तैयार हुआ। उसके बाद जाके आज ये हो गया सर 80। वेरी गुड, इसके वेरी। वजह से सर, इसी के लिए हुआ है सर, मतलब कंटिन्यू जो जो आप जैसे सजेशन देते थे, आप जैसे गाइडेंस करते थे, उसके वजह से आज इतना हो पाया सर। तो आप रहते नहीं तो हो, हमको लगता था ऐसा नहीं हो पाता कुछ। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपका मॉडेस्टी है, आप स्टूडेंट ही अच्छे हो, ये सब आप ही का हार्ड वर्क है। देखिए, एंड आपको ये भी बता दूं कि जिस पीरियड में आप लोग ने ये एग्ज़ाम दिया है December 20, दैट्स अमेजिंग। बिकॉज 6 मंथ्स एग्ज़ाम का पोस्टपोन होना, फिर एक टर्म अचानक से कैंसिल होना, फिर कितना नेगेटिविटी इन्वायरमेंट आ गया था कि एग्ज़ाम होम बेस्ड होगा, कि ऑफलाइन बेस्ड होगा, कि सेंटर बेस्ड होगा। आई थिंक आपने तो सेंटर बेस्ड सुना था, राइट? हाँ सर, सेंटर बेस्ड, हाँ। यस, वेरी गुड। तो अब आपको थोड़ा सा अभी अपने जो कमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा गाइड करिए कि जो डीटी पढ़ने का जनरली डीटी के दिमाग में, डीटी से रिलेटेड स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि सर इतना वॉल्यूमनस सब्जेक्ट है, कोई चैप्टर बता दीजिए ना कि छोड़ दें हम जो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो क्या आप ऐसा कुछ करके गए थे कि कोई चैप्टर छोड़ के गए थे? ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ? नहीं सर, हम तो कुछ छोड़ के नहीं गए थे, सब कुछ पढ़ के गया था। बट एबीसी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमको, उसी से हम सब रिवीजन स्ट्रैटेजी तैयार करते कि कैसा कैसा करके पहला सब्जेक्ट पकड़ेंगे, उसके बाद क्या पकड़ेंगे, जैसे मार्क्स के अकॉर्डिंग हम लोग का कंटिन्यू हम लोग का रिवीजन हो पाए और हम लोग को एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होते रहे कि इतना इतना मार्क्स कवर हो रहा है और इतना इतना सब्जेक्ट भी कवर हो रहा है। उस अकॉर्डिंगली हम लोग ने रिवीजन स्टार्ट किया। और जैसे क्लास खत्म हुआ, क्लास के साथ में भी रिवीजन होता था, क्लास के बाद तो सेल्फ स्टडी, उस टाइम तो रिवीजन का टाइम था मेन। रिवीजन करा, आपका जो डीजेबी बुक था उससे भी सॉल्व किया। अच्छा, आप फिर दिव्य जड़ी बूटी बुक का कुछ खास बात बताएंगे, वो कैसे आपको हेल्प किया आपकी प्रिपरेशंस में? दिग्विजय जड़ी बूटी बुक तो मैं बोलूँगा वो सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि उसमें इंस्टीट्यूट का आरटीपी, एमटीपी, फिर इंस्टीट्यूट का जो पास टर्म्स पेपर, फिर वर्क बुक इन सीएमए का जो वर्क बुक है वो वाला, फिर स्टडी मटेरियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब उसमें सब है। मतलब सीएमए का एक बेस्ट बुक है, मतलब डीजेबी वाला बुक जो डीटी का था, आईडीटी का भी बेस्ट बुक है। उसमें मतलब आपको इंस्टीट्यूट का बुक और रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बात है। और उसमें एकदम सारा सर, जैसे कि आपने क्या कर दिया तो उसमें जितना भी मॉडिफिकेशन जो जो था, पास्ट प्रोविजंस तो चेंज होते रहते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंगली इस करंट ईयर में जो जो एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर निकाला था। उसके बाद नोट्स दिया हुआ था, फिर उसमें लिखा हुआ था
उसमें एमसीक्यू वगैरह जो जो आते हैं इंस्टीट्यूट का, सब कुछ उसमें कवर किया हुआ है। डीजेबी एक मतलब परफेक्ट बुक है इंस्टीट्यूट का एग्जाम में बैठने के पहले, उसको करना जरूरी है मेरे हिसाब से। तो आपने क्या पूरा सॉल्व किया था डीजेबी, मतलब पूरा हाँ मैंने देखा तो था? मैंने पूरा सॉल्व किया था, बट कुछ कुछ जैसे कि ऊपर ऊपर कैलकुलेटर में करके मतलब घर आपने मतलब सारा सारा सम्स देखा था, आपने ऐसा कोई सम नहीं है जो छोड़ा था? मई नहीं छोड़ा नहीं था। व्हेन आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि आपने पूरा सॉल्व किया था, मतलब आपने सारा सम्स देखा था डीजेबी हाँ बुक हाँ का? सारा सॉल्व किया था, हाँ। दैट्स और वेरी बीच बीच गुड। में मेरे को कुछ, हाँ बीच बीच में कुछ मेरे को छोटा छोटा मिस्टेक भी आया, तो मैं उसको नोट डाउन करते गया, उसको आप तक पहुंचा भी दिया था, छोटा छोटा क्लरिकल मिस्टेक जो था। नहीं, वो तो देखिए टाइपोग्राफिकल एरर है, हाँ वो तो कोई हाँ भी हाँ बुक्स में होता है, वो उसमें हम हाँ लोग ने उसको इम्प्रूव भी कर दिया। लेकिन हाँ जी। मेरे को एक बात बताइए, जैसे डीटी में स्टूडेंट्स का डाउट एक आता है हमारे पास कि सर इतना बड़ा सिलेबस है, भूल जाते हैं हम जो पुराना चैप्टर करते हैं। जैसे मान लीजिए 3 चैप्टर कर लिए, जैसे मान लीजिए आप हाउस प्रॉपर्टी तक कर लिए, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल स्टेटस कर लिए। उसके बाद फिर से जब आप नेक्स्ट चैप्टर कैपिटल गेन जा रहे हो या पीजीबीपी जा रहे हो, तो आप भूल जाते थे पुराना 3 चैप्टर। तो आपके साथ भी होता था क्या? हाँ सर ये तो कॉमन है सर, ये मतलब मेरे साथ तो ये सबसे ज्यादा होता है कि मैं जब क्लास में आप कराते थे, जैसे क्लास के टाइम में जैसे हाउस प्रॉपर्टी कराए, सैलरी कराए, जैसे जैसे आप आगे बढ़े तो पीछे का मेरे को सब कुछ भूलना शुरू हो गया। और जैसे मैं घर में आके बैठता था रिवीजन के टाइम, हमको लगता था कि ये सर ने जो पढ़ाया, ये तो मेरे को प्रोविजंस याद ही नहीं आया, फिर कॉपी खोला, नोट्स खोला, फिर थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते करते याद आता। सिमिलरली ये एकदम सेम केस रिवीजन के टाइम में भी होता था, एग्जाम के पहले जो 3 महीना 2 महीना बाकी था, उसमें भी पहला 3 चैप्टर किया, उसके बाद पहला चैप्टर भूलना शुरू हो गया। इसके लिए बस एक ही चीज़ है कि कंटिन्यू हर एक दिन डीटी को रिवाइज करना जरूरी है, कम से कम 1 घंटा तो जरूरी है। कोई भी दिन अगर नहीं भी पढ़े डीटी, तो आधा घंटा डीटी का बस सेक्शंस को कम से कम देख लेना चाहिए, फिर प्रोविजंस को देख लेना चाहिए, जिससे तो कि आप एक फ्लो बना रहा है। तो आप रेगुलरली रिवाइज करते थे? मतलब सपोज आपका डीटी हाँ का क्लास भी खत्म हो गया लेकिन आप छोड़े नहीं, आप उसको रिवाइज करते थे? नहीं, कंटिन्यूअस रिवाइज करता था That's a, मैं। that's the unified point and I think that's the differential point प्रोसनजीत, जो आपके केस में इम्पैक्ट किया। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोचते हैं कि जो उनका एग्जाम रिजल्ट, आई मीन जो उनका क्लासेस है वो कर ले, क्लासेस के बाद छोड़ देते हैं, फिर दूसरा सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं, तीसरा सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं और डीटी भूल जाते हैं। और फिर डीटी जब नहीं, 2 महीना बाद पकड़ते हैं तो डीटी उनके दिमाग से निकल जाता है। मेरा मेरा एक शुरुआत से मेरा ये प्लान था कि हम एक ही ग्रुप देंगे, तो उस तरह से मेरे को टाइम बहुत ज़्यादा मिलता था। तो मैंने अच्छा, और 3 सब्जेक्ट उसमें से अकाउंट्स तो मेरा पहले से मतलब बेस था, तो अकाउंट्स में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता था, और कॉस्टिंग और लॉ को सिर्फ डीटी सबसे बड़ा सब्जेक्ट था, तो मेरे पास जितना भी टाइम बचा हुआ रहता था मैं डीटी के पीछे पूरा दे देता था। तो मैं कंटिन्यूसली डीटी को रिवाइज करता था, मतलब फिर डीटी उसको को आप करता छोड़े था। नहीं, आप डीटी पीछे पड़ गए आप? नहीं, डीटी के पीछे पड़े हुए थे, तो एग्जाम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहा, फिर जैसे पोस्टपोन होने लगा एग्जाम, तब जाके हमने बोथ ग्रुप में शिफ्ट किया। जैसे आपकी वजह से हुआ सर, हम तो बोथ ग्रुप देने वाले नहीं थे, आपने बहुत समझाया था, फिर भी हमने बोथ ग्रुप नहीं, फिर भी जैसे एग्जाम पोस्टपोन होने लगा, फिर हमने क्या किया, बोथ ग्रुप में शिफ्ट किया। 2 महीना 2.5 महीना बाकी था, 2.5 महीना में ग्रुप 2 प्रिपेयर किया, उसके बाद जाके ग्रुप 1 का रिवीजन तो कंटिन्यू करते रहा, और उसके बाद बोथ ग्रुप्स का अच्छा एग्जाम दिया। प्रोसनजीत, एक बात बताइए, जनरली जब कोर्स खत्म हो जाता है तो स्टूडेंट लोग पैनिक कर जाते हैं कि सर डीटी इतना बड़ा सब्जेक्ट है, उसको रिवाइज कैसे करें? तो व्हाट मेथड डिड यू यूज टू रिवाइज द सब्जेक्ट ऑफ डीटी आफ्टर योर कोर्स फिनिश्ड, मतलब आफ्टर योर क्लासेस गॉट फिनिश्ड एंड बिफोर एग्जामिनेशन? मतलब जो 3-4 महीना जो मिलता है कि क्लास जब खत्म होता है, क्या आप लोग के केस में एक एक्सेप्शन था कि आप लोग को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिला बिकॉज मर्ज हो गया था जून एंड दिसंबर, वो एक एक्सेप्शनल केस है, बट हाँ फिर भी एक आप एक नॉर्मल केस में बताइए कि अगर आपको 3-4 महीना टाइम मिला होता है तो आप डीटी कैसे रिवाइज करते हैं? हाउ वुड व्हाट वाज योर प्लान्स कि क्लासेस खत्म हो गया, अब हम डीटी कैसे रिवाइज करते हैं? मतलब व्हाट वाज योर प्लान्स इन दिस रिगार्ड? अच्छा, तो मैं पहले इसको बोल देता हूँ कि डीटी का क्लास खत्म होने के बाद मेरे हिसाब से 3 रिविजन जरूरी है। वेरी गुड। 3 रिविजन जरूरी है, तो 3 रिविजन में जो पहला वाला रिविजन होगा, उसमें आपको जो आपने क्लास में पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंगली पूरा सिलेबस को रिवाइज करना पड़ेगा। दूसरा वाला रिवीजन में आपको सारा प्रोविजंस नहीं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पहले थोड़ा सा ऊपर चैप्टर को ओवर गो थ्रू करने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कंटिन्यूअसली क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद जो थर्ड रिवीजन होगा, थर्ड रिवीजन में आपको मतलब जल्दी जल्दी मतलब 2 दिन में 5 चैप्टर 4 चैप्टर ऐसे करके मतलब वो टोटल 7 दिन में या फिर 6 दिन में हमको पूरा डीटी खत्म करना है, ऐसे वाला। तो हो मतलब एक रिवीजन तो हो गया जिसमें डिटेल हो गया, एक रिवीजन हो गया जो सम बेस्ड हो गया, और एक रिवीजन हो हाँ गया जो आप चैप्टर वाइज चैप्टर और समराइज रिवीजन हो गया, मतलब आप हर तरह का समराइज रिवीजन। रिवीजन किए। हाँ, और उसके बाद में बोलना चाहता हूँ कि रिवीजन कैसे करना चाहिए। मेरे हिसाब से डीटी में रिवीजन करना चाहिए, एबीसी एनालिसिस पहले करना चाहिए। पहले तो 5 हेड्स हो जाना चाहिए कि
स्टार्टिंग करना है रेसिडेंशियल स्टेटस, बेसिक प्रोविजंस तो वो तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। तो बेसिक प्रोविजन में रेसिडेंशियल स्टेटस के बाद जैसे कि सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैलरी इंटर में आता है, फाइनेंस में सैलरी नहीं है। तो इंस्टीट्यूट हर एक साल सैलरी का क्वेश्चन पूछता ही है, चाहे अमेंडमेंट आए चाहे ना आए, सैलरी का क्वेश्चन कंफर्म है। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी का भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट एक देता है। उसके बाद जाके पीजीबीपी, बहुत बड़ा वास्ट कवरेज है, सबसे वास्ट चैप्टर है पीजीबीपी। तो स्टूडेंट जनरली छोड़ के जाते हैं, बट हम तो एकदम भी नहीं छोड़े थे, हम उसको बहुत बहुत पढ़े थे, 5 बार 4 बार जितना रिवीजन हो सका मैं उसको किया पीजीबीपी। और उसके बाद पीजीबी का कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज भी, मतलब 5 हेड्स पहले पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद डिडक्शंस करना चाहिए, 5 हेड्स फिर डिडक्शंस के बाद रिटर्न ऑफ इनकम, फिर टीडीएस, फिर क्लबिंग सेट ऑफ। क्लबिंग सेट ऑफ, तो हाँ क्लबिंग सेट ऑफ वो तो उसके साथ साथ 5 हेड्स के बाद संग, तो ये सब करना चाहिए। और एग्जाम के पहले तो आप 100% जो एक दिन का टाइम, हाँ एक दिन भी नहीं, हाफ दिन का जो 12 घंटे का जो टाइम मिलता है, उसमें अगर कोई बोथ ग्रुप देता हो तो उसके लिए तो उसके पास मतलब सारा चैप्टर रिवीजन करने का टाइम नहीं है उनके पास। तो उनको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो स्टूडेंट भूलता नहीं है, मतलब भूल जाता है उनको, और जो चैप्टर याद है, कि हाउस प्रॉपर्टी एक याद रहने वाला चैप्टर है, तो हाउस प्रॉपर्टी को अगर एग्जाम के पहले वाला दिन नहीं भी करे तो काम चलेगा। बनता है। जैसे क्लबिंग हो गया, सेट ऑफ हो गया, रिटर्न हो गया, क्लबिंग हो गया। और पीजीबीपी, टीडीएस तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलता कि उसका रेट्स जो है, उसका जो लिमिट्स, जो हाँ जो वो सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीडीएस फिर एग्जाम्शंस का जो लिस्ट है, जो एग्जाम्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम 100%। और अमेंडमेंट, मैं तो बोलता हूँ अमेंडमेंट से इंस्टीट्यूट हर साल पूछता है, 20 से 25 मार्क्स अमेंडमेंट से आता है मेरा हिसाब, मैंने देखा है जो। तो इस हिसाब से स्टूडेंट लोग को रिवीजन करना चाहिए कि पहले तो 3 रिविजन्स करना पड़ेगा डीटी में, 3 रिविजन्स, उसके साथ एबीसी एनालिसिस करके ऐसे करके 5 हेड्स, फिर डिडक्शंस, फिर ऐसे करके जो जो बोला मैंने उस हिसाब से करना चाहिए। तो और ऐसा हुआ था क्या कि आप डीटी में कोई चैप्टर भूल गए थे एग्जाम वाले दिन? ऐसा आपके साथ हुआ था कि एग्जाम वाले दिन जो आप वो 3 आवर्स जो है, सबसे पहले तो ये बताइए कि वो कितना इंपॉर्टेंट होता है वो 3 आवर्स? कैसे आपने, आपका क्या माइंडसेट था उस दिन एग्जाम वाले दिन, इफ यू रिमेंबर, बिकॉज ये सबका अपना अपना होता है, तो आपका क्या पर्सनल माइंडसेट था वो एक स्पेशली डीटी वाले एग्जाम वाले दिन कि मेरे को सब आता है, मैं 80 लाऊंगा, 85 लाऊंगा, क्या सोच के बैठे थे? सबसे पहले तो ये बोल दूं कि एग्जाम का दिन जो होता है 3 घंटा, वो डिसाइड करता है आपने 1.5 साल या फिर 1 साल क्या पढ़ा हो। तो मेरा माइंडसेट यही है कि मेरे को एग्जाम देने में बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं मेरे को एग्जाम देने में बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत लोग एग्जाम देते हैं नर्वस हो जाते हैं, बट हमको यही था कि एग्जाम के दिन जाएंगे, कोई भी पूछता है कि कैसा प्रिपरेशन, हम लोग भाई सब पढ़ लिया, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो न पढ़। एग्जाम देने के बाद भी अगर कोई पूछेगा कैसा, हम मतलब 100 लिख के आए, 100 लिख के आए, 80 तो मिलेगा ही मिलेगा, 90 तो मिलेगा ही मिलेगा। और मतलब एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड था कि एग्जाम के दिन चाहे कुछ भी हो जाए, हमको फुल कॉन्फिडेंस पे रहना है, चाहे हमको आता हो चाहे ना आता हो, कॉन्फिडेंस। तो वो कॉन्फिडेंस से तो बहुत कुछ आगे बढ़ जाता है। और मैंने डीटी का, मेरे हिसाब, मैंने जो प्रिपेयर किया था, मेरे को तो लगता था कि हमने जो प्रिपेयर कर लिया, तो इंडिया में मतलब ऐसा बहुत कम स्टूडेंट होगा जितना प्रिपेयर किया। मैंने डीटी को 5 बार 6 बार 7 बार बहुत रिवीजन किया, तो डीटी मेरा अलग एक लेवल का पढ़ाई हो गया था, तो डीटी में बहुत मेहनत किया हो। मेरे को जो लग रहा है आपके बात से कि आपने डीटी को इतना बार रिवाइज किया है, इतना बार रिवाइज किया कि वो आपके माइंड में सेट हो गया। मतलब अभी भी अगर मैं आपसे कोई सेक्शन पूछूं तो आप फटाक से जवाब दे दो कि हाँ सर ये सेक्शन वो था। तो मतलब आप इसका इतना बार रिवाइज हो गया है। तो गाइज गाइज आप समझ पा रहे हो जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है डीटी में रिविजन। मतलब क्लासेस करना एक इम्पॉर्टेंट, क्लासेस एक है ही, क्लासेस तो करना ही है, उसके साथ साथ आप जो रिविजन करते हो, खासकर सब्जेक्ट लाइक डीटी विच इज सो वास्ट, खत्म नहीं होता, इतना लिंकेजेस है उस सेक्शंस के बीच में, 2-4 चैप्टर आपस में लिंक करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कितना ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं क्वेश्चंस में। तो डेफिनेटली डिमांड्स मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड रिविजन। जैसे मैं क्लासेस में हमेशा बोलता रहता हूँ कि गजनी प्रॉब्लम आपको डीटी में आएगा कि आज आप जो पढ़े कल आप भूलेंगे, कल जो आप पढ़े परसों भूलेंगे। तो इससे पैनिक नहीं होना। जैसा आप देख रहे हैं प्रोसेनजीत के साथ भी यही कुछ हुआ था, बट इसने इतना बार रिवाइज किया, इतना बार रिवाइज किया, इतना बार रिवाइज किया। तो डीटी का जो आई थिंक डर है, डर तो नहीं होगा ना प्रोसेनजीत आपको एग्जाम के पहले? नहीं सर, ऐसा अगर कोई रिवीजन करता तो मैं तो बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, एकदम एवरेज स्टूडेंट। मैं अगर कर लेता हूँ तो मैं मानता हूँ इंडिया का कोई भी हर एक बच्चा कर सकता है। तो कुछ थोड़ा स्टडी टिप्स दीजिए ना, कोई एनी 3 स्टडी टिप्स विद रिस्पेक्ट टू डीटी विच यू थिंक वर्क फॉर यू। आपके लिए वो वर्क किया, आपने डीटी में कोई भी 3, खाली 3 आप सोच लो इसका जवाब, 3 स्टडी टिप्स। क्योंकि स्टूडेंट्स को एक होता है ना ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड आंसर चाहिए कि भाई तुम 80 लाया है, हमें भी 80 लाना है अगले टर्म में,
बता तू क्या 3 चीज ऐसा किया डीटी में जो तेरे को हेल्प किया एग्जाम वाले दिन। बिकॉज अल्टीमेटली देखिए एग्जाम आपने एक्सपीरियंस किया है, एग्जाम बाकी कोई एक्सपीरियंस किया नहीं है। अब आप जो एग्जाम वाले दिन एक्सपीरियंस किए कि नहीं मैंने जो पहले प्रिपरेशन जैसा किया, जैसे क्या होता है ना, आज जब मैं भी स्टूडेंट था तो जब मैंने एग्जाम दे दिया उसके बाद मैं फील किया कि नहीं मैं इस तरीके से पढ़ा ना तो देखो मेरे को ये हेल्प किया, देखो मैं इस तरीके से पढ़ा ना देखो मेरे को ये हेल्प किया। तो वैसे सब्जेक्ट ऑफ डीटी में आपको क्या वो 3 टिप्स लगा जो आपको हेल्प किया एग्जाम वाले दिन? प्लीज शेयर दिस विद आवर ऑडियंस, आवर यूट्यूब फैमिली, सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यस ये भी वो भी कर सकते हैं डीटी में, तो उनका भी अच्छा नंबर आ जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले मेरा, मैं तो एकदम बोलूंगा कि मैं जब चैप्टर पढ़ता था रिवीजन के टाइम, तो मैं उसका समरी नोट्स बनाता था। समरी नोट्स मतलब मैंने अपना चार्ट बुक ही बना लिया था। खुद से मैंने क्या? खुद का एक हैंडमेड? हाँ, हाँ मैंने हार्ड मतलब हैंडमेड चार्ट मतलब बुक बना मैंने लिया था। मैंने जो इनकम टैक्स का आपको समरी बुक दिया था रक्षक, उसके अलावा भी आपने हैंडबुक बनाया था क्या? सर रक्षक वाला मेरे को मिला नहीं था, फिर भी अच्छा। तो जो भी है मैंने अपने से एक खुद चार्ट बुक बनाया था। उसमें मैंने टेबल बना के टीडीएस का हर एक सेक्शंस को खुद से बना आपने लिया था। बनाया? ओके। खुद से मैंने एक चार्ट बुक टाइप बना लिया था मैंने, और उसी को मैंने हर टाइम टू टाइम मॉडिफाई किया, उससे और छोटा हो सकता है और छोटा हो सकता है, ऐसा करके मैंने बनाया। तो बना के वो एक आइडियल एक चार्ट बुक बन गया था। मैं उसी को कंटिन्यूअस, मेरा हाथों से बनाया हुआ था, मैं उसको कंटिन्यू रिवाइज करता था, और कुछ भी प्रोविजंस में सम में कुछ अटकाया तो मैं उस चार्ट बुक में रेफर होके मैं उसको देख लेता। अगर उससे कभी नहीं होता था फिर बुक में जाके उसका प्रोविजंस को देख के सम बनाता था। ऐसे करके मैंने कंटिन्यूअसली, मतलब रिवीजन करते टाइम एक प्रॉपर प्लान बनाते वक्त मैंने ऐसा करके एक रिवीजन चार्ट बुक बनाया अपना, उसी से तो मैंने कंटिन्यूअसली। पॉइंट नंबर 1 यहाँ निकल के आता है कि आपने अपना एक समरी चार्ट बुक खुद से बनाया, ऑल्दो हमने प्रोवाइड किया था बट आप खुद से भी बनाए, और आप अलग से खुद के हैंडराइटिंग में, खुद के वर्ड्स में हर एक चैप्टर का समरी बुक आपने जब क्लासेस खत्म हो गए उसके बाद आपने बनाया, विच रियली हेल्प हाँ यू बिफोर एग्जामिनेशन। वेरी गुड पॉइंट। सिक्स। पॉइंट नंबर 1 डेफिनेटली ये हम एग्जाम्स में के पहले अपने स्टूडेंट्स को क्लासेस में भी इसको रेकमेंड करते हैं कि देखिए हम जो आपको लिखवा रहे हैं या जो भी हम आपको नोट्स दे रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, खुद का सेल्फ मेड नोट्स, बिकॉज वो आप खुद का हैंडराइटिंग में लिखते हो ना तो आपके माइंड में जाके बैठ जाता है। अगर आपको शायद पता नहीं होगा, ये साइंस है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अपने जो लिखते हैं वॉट एवर वी राइट वो अपने दिमाग में ज़्यादा दिन तक स्टोर्ड रहता है। एंड डीटी में तो गजनी प्रॉब्लम आई गई, मतलब इतना अमेंडमेंट्स आता है, इतने चीज़ है, आपको रिमेंबर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एग्ज़ाम के पहले आपको कोई ऐसा समरी हैंड आउट चाहिए जिसके लिए इट विल बी इजी फॉर यू टू रिवाइज। तो दैट इज़ वाई मैंने बीजेबी बुक निकाला, मैंने इनकम टैक्स में रक्षक, जीएसटी में दर्शन, हमारा जो समरी चार्ट बुक है वो हम लोग निकाले, तो जिससे स्टूडेंट को बेनिफिट मिले कि एग्जाम के पहले वो रिवाइज कर पाए। तो पॉइंट नोटेड, आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि आपने समरी नोट बनाया। सेकंड पॉइंट बताइए आपके लिए क्या वर्क किया एग्जैक्टली डीटी में? हाँ, और मैं एक चीज़ पॉइंट नंबर 1 में थोड़ा सा बोल देता हूँ कि जो समरी बुक मैंने बनाया था वो टोटल 55 टू 60 पेजेस में पूरा कवर था, पूरा इनकम टैक्स। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या आप वो समरी बुक हमारे साथ शेयर कर पाएंगे तो हम बाकी स्टूडेंट्स को भी वो दिखा सके कि हाउ डिड यू मेक दैट समरी बुक सो दैट दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर इन द सिमिलर मैनर? हाँ सर, हाँ सर। श्योर। नेक्स्ट पॉइंट उसके क्या है? बाद मेरा, उसके बाद क्या है कि अ, ये तो समरी बुक हो गया। उसके बाद क्या है, रिवीजन करना है। रिवीजन में क्या करना है, जो 3 रिवीजन का प्रोसेस है कि टाइम टू टाइम रिवीजन को, टाइम को लिमिट करना है। पहला वाला में ज़्यादा, फिर दूसरा वाला में कम। वेरी और गुड। लास्ट डे का जो है, लास्ट डे का प्लान आपको शुरुआत से बना कर रखना पड़ेगा। मतलब उसके आपने एग्जाम पहले के, से ही सोच के रखा था एबीसी एनालिसिस जिसको आपने बोला, आप पहले से ही सोच के रखे थे कि ये हमको चैप्टर करना है एग्जाम के पहले और ये चैप्टर हमको नहीं करना है, तो आपका एक तो टाइम जो है वो वेस्ट नहीं हुआ, राइट? हाँ। और एग्जाम के पहले वाला दिन, जो मेरा जो हाफ दिन का जो गैप था, मैंने उसका हर एक सब्जेक्ट का मैंने एक बना के रखा था कि मेरे को एग्जाम के पहले मेरे को क्या पढ़ना है, मतलब कितना टाइम वेरी इस गुड। इस टाइम में मेरे को 2 घंटे इस चैप्टर को देना है, 1 घंटा इस चैप्टर को देना है, रात को सोने के पहले ये चैप्टर, उठ के ये वाला चैप्टर। मैंने ये ऐसे करके टाइम बांध के रखा था कि मेरे को इंपॉर्टेंस के हिसाब से मैं ये चैप्टर को टाइम अलॉट कर दिया। वेरी मैं नाइस, वेरी नाइस। उसी के अकॉर्डिंगली मैं क्या करता था, टाइम के हिसाब से मैं पूरा अपने आप को मैनेज करता था। तो इस हिसाब से आपको भी करना है कि रिवीजन तो हो गया, लास्ट डे का प्रिपरेशन जो है वो डिपेंड करता है एग्जाम में क्या लिखेंगे, क्योंकि डीटी का इतना सिलेबस है। रिवीजन तो करे 3 रिवीजन, उसके बाद भी आदमी भूल जाता है। एग्जाम के आगे वाला दिन में क्या करना है, उसका टाइम अलॉटमेंट आपको करके रखना है। थोड़ा एडवांस्ड है बट अच्छा है बहुत। नहीं देखिए, तो उसी, जब आपने इतना अच्छे से प्लानिंग किया कि 3 ठो रिवीजन डिक्रीजिंग ट्रेंड में इन दी और डिक्रीजिंग ऑर्डर से कि सबसे पहले आपने मान लो 10 घंटा
मान लो एग्जाम्पल 10 घंटा का टाइम दिया, फिर बाद में मान लो 5 आवर्स, फिर मान लो 2 आवर्स। तो ऐसे करके आपने एक तो बहुत प्लान्ड वे में मेरे को लगा आपने स्टडी किया। बिकॉज देखिए लाइव क्लासेस तो देखिए सब किए, मतलब क्लासेस तो सब करते हैं, बट एक होता है ना प्लान्ड वे ऑफ स्टडी, प्लान्ड वे ऑफ रिविजन, प्लान्ड वे ऑफ सॉल्विंग ऑल द आंसर्स। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मेरे को आपको बातों से ही लग रहा है कि आप डीटी पे कुछ एक्स्ट्रा फोकस किए थे और आप डीटी पे कुछ हाँ एक्सक्लूसिव एक अटेंशन दिए थे, बिकॉज दैट सब्जेक्ट रियली डिमांडेड एक्स्ट्रा अटेंशन, बिकॉज वो सब्जेक्ट आप फर्स्ट टाइम अपने इंटर लेवल पे पढ़ रहे हो, राइट? तो बाद बाकी सब्जेक्ट में भी आप ऐसे किए थे क्या जैसे आप डीटी में किए थे? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, डीटी में खाली ये था, क्योंकि बाद बाकी सब मेरा मोस्टली पढ़ा हुआ था, जैसे कि मोस्टली नहीं, मतलब जैसे कि अकाउंट्स मेरा 11 12 मतलब से बाद चल के बाकी आता है। सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है कि आप भूल जाते हो, मतलब ऐसा नहीं कि अकाउंट्स का आप सम्स कर प्रैक्टिकल लिए, से। हाँ दैट्स मोर प्रैक्टिकल। जैसे अकाउंट्स है, कॉस्ट है, एफएम है, आप प्रैक्टिस कर लिए, 2 4 बार प्रैक्टिस हो गया, डन, आप भूलते नहीं हो। बट डीटी में तो प्रॉब्लम है कि आप भूल जाते हो, आपको लेकिन याद नहीं रह। प्रोविजंस। प्रोविजंस है, थ्योरेटिकल है, प्लस एप्लीकेशन करना है थ्योरेटिकल का, तो आपका भूलने का प्रॉब्लम रहता है, डेफिनेटली वो डेफिनेटली रहता है। माइंड ब्लोइंग, सुपर। सेकंड पॉइंट निकल के आ गया कि सर रिवीजन कंटिन्यूसली रखिए। रिवीजन अगर आप कंटिन्यूसली नहीं रखेंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम होगा कि आप डीटी को प्रॉपर्ली रिवाइज नहीं कर पाएंगे। मतलब रिवाइज भी करो तो कंटिन्यूसली मिनिमम 3 रिवीजन बिफोर एग्जामिनेशन, एज टोल्ड बाय प्रोसेनजीत हु स्कोर्ड 80 मार्क्स इन डीटी। यस। एंड लास्ट पॉइंट प्रोसेनजीत आपके लिए क्या होगा आपका टिप? लास्ट पॉइंट में बोलूंगा, आपको अगर थोड़ा डीटी में मास्टरी करना है तो डीटी में आपको सेक्शंस को लिंक करना है। मतलब जैसे कि होता है कोई सेक्शन के साथ दूसरा सेक्शन है, अगर मैं कैपिटल गेन पढ़ रहा हूँ तो कभी कभी होता है ना उस सेक्शन के साथ दूसरा सेक्शन जुड़ा हुआ है, तो अदर हमको संग सोर्सेज, संग। टीडीएस, बहुत सारे सेक्शन जुड़े हुए हैं। हाँ, जैसे कि हमने कैपिटल गेन अगर पढ़ा तो कैपिटल गेन के साथ मेरा अदर सोर्सेज भी लिंक्ड है। उस टाइम मेरा माथा में क्लिक होना चाहिए कि जब हम कैपिटल गेन पढ़ रहे हैं संग संग मेरे को अदर सोर्सेज भी याद आना चाहिए। अगर बाई चांस नहीं याद आया संग संग उसके बाद जैसे कैपिटल गेन खत्म हुआ संग संग हमको अदर सोर्सेज को वो सेक्शन देखना है जो मेरा लिंक्ड है, क्योंकि जब लिंक सेक्शन है तो एग्जाम में भी लिंक कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उस अकॉर्डिंगली स्टूडेंट को भी एकदम उस वे में ऐसा करके करना है कि अगर हमको क्वेश्चंस पूछ सकता है उस वे में तो हम भी उसी तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं। वेरी तो गुड। सो इंस्टीट्यूट ऐसे भी सो क्वेश्चन घुमा बेसिकली दे। आपने आपने क्या किया कि आप मतलब 3 4 चैप्टर का लिंकेज है तो आपने उस हिसाब से भी पूरा रिवीजन किया था कि जब आप कैपिटल हाँ गेन पढ़ रहे हो तो आपको अदर सोर्सेज का पॉइंट याद आना चाहिए, आपको अगर उसका टीडीएस का पॉइंट है तो याद आना चाहिए, और कोई हेड्स ऑफ इनकम आ रहा है तो आपको याद आना चाहिए, राइट? तो आप वैसे भी हाँ रिवीजन किए थे। हाँ, वो लास्ट रिवीजन मतलब शुरुआत में तो वैसे कभी हो नहीं सकता, बट वो लास्ट रिवीजन जब आपका हो जाएगा, जब 2 रिवीजन हो गया, 3वां रिवीजन में ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। पर पहला रिवीजन में अगर ये कोई नहीं सोचेगा तो होता है। पहला रिवीजन पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड, वेरी वेरी तो यही है। वेरी नाइस। तो और तीन। इसी तरह से अगर कोई करेगा तो मेरे हिसाब से लगता नहीं डीटी में उसका डर लगेगा, उल्टा डीटी में ऐसा लगेगा कि इंडिया में, या फिर इंडिया में नहीं, मतलब सीएमए का स्टूडेंट्स या फिर सीए कोई भी प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, अगर ऐसे कोई करता है तो ओवरऑल मास स्टूडेंट लोग से वो सम वन स्टूडेंट में आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने ही स्टूडेंट्स जो अपने से ही पढ़े, लाइक आई एम सो, प्रोसेनजीत आप बिलीव नहीं करोगे, आई एम फीलिंग सो हैप्पी। सच में आप बिलीव नहीं करोगे, बिकॉज मेरे को आपके अंदर मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ कि मैं भी इसी तरह से पढ़ता था। यू वोंट बिलीव, मैं भी इसी तरह से प्लान वे में पढ़ता था। और हाँ, टैक्स में मेरा थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए आज मैं टैक्स पढ़ा रहा हूँ। तो मैं भी इसी तरीके से पढ़ता था कि यार जब पढ़ना है तो अंदर डेप्थ में जाके, और इतना रिवाइज करता था बार बार, क्योंकि मुझे पता था ये सब्जेक्ट अगर आप टच आउट ऑफ टच हो जाओगे, या ये सब्जेक्ट से आप थोड़ा सा, इनफैक्ट मैं आपको अपना भी एक्सपीरियंस बताता हूँ, एक पर्सनल एक्सपीरियंस इन दिस रिगार्ड। जैसे जब ये कोविड पीरियड था तो डेफिनेटली अपने लाइव क्लासेस अपन कर नहीं पाए थे। तो एक टीचर के लिए भी क्या होता है ना, टीचर को याद तभी रहता है टॉपिक्स इतना सारा इजीली, क्योंकि वो इतना बार वो पढ़ाते हैं। अब बीच में एक तो क्या होता है ना, एक तो पीरियड ऐसा आ गया था कि जिसमें हम लोग लाइव क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो हम लोग कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहे थे या फिर फ्रेश रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे। तो धीरे धीरे मेरे को भी प्रोसेनजीत ऐसा फीलिंग आने लग गया कि कहीं मैं डीटी भूल तो नहीं रहा हूँ। तो फिर मेरे को अभी आपके बात से लेके आया कि यार एग्जैक्टली तो मेरे लिए भी यही वर्क किया था पहले भी, और एज ए टीचर भी। ऐसा नहीं है कि ऐसा अभी हम लोग को पूरा याद है। आज हम लोग भी अगर साल भर डीटी से आउट ऑफ टच हो जाएंगे ना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ प्रोसेनजीत, हम लोग भी डीटी भूल जाएंगे, चाहे जितना बार भी आप पढ़ा ली हो। तो ये सब्जेक्ट ही ऐसा है दैट यू हैव टू बी इन टच विद दिस सब्जेक्ट रेगुलरली। बट स्टूडेंट क्या सोचता है, स्टूडेंट सोचता है नहीं हम तो क्लास कर लिया, मेरा क्लास खत्म हो गया, मेरे को याद नहीं आ रहा है, हम पैनिक हो गया, डीटी बहुत टफ है, डीटी मेरे से होगा नहीं, छोड़ देता है। तो अब मैं एक टिप्स, हाँ, हाँ बोलिए ना एक प्लीज। टिप भी, मैं एक लास्ट में एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि मैंने डीटी ऐसा पढ़ा था कि कभी कभी मेरे को, कभी कभी अगर कुछ पढ़ने का याद आया तो हम सेक्शन के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं कि आज सेक्शन नंबर 24 से इतना पढ़ेंगे, आज 16 नंबर सेक्शन में डाउट था, मतलब प्रोविजंस को याद नहीं करते, डायरेक्ट सेक्शन के थ्रू हम बात करते थे।
कोई भी फ्रेंड से ही बात हुआ, वेरी गुड, ये वाला वेरी। तो आप मतलब सेक्शन भी। सेक्शन आपको एकदम बाय हार्ट अंदर लर्न हो गया था, राइट? हाँ तो ऐसा हाँ। और एक स्टूडेंट का डाउट आता, हाँ बोलिए, देन आई आस्क यू। और एक चीज क्या था, मेरे को डीटी में इतना इंटरेस्ट आ गया था कि लास्ट में मैं वो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था कि स्क्रूटिनी असेसमेंट हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, तो वो भी मैं पढ़ना शुरू किया। सेक्शन 140 143 1। 143 हाँ 143(3) ये तो बेस्ट जजमेंट एक्ट कैसे पास होता है, तो उसका भी मैंने बहुत सारा टैक्स प्लानिंग कैसे होता है, तो मैंने वो भी स्टार्ट कर दिया था पढ़ने को। तो इतना इंटरेस्ट आ रहा था जब वो असेसमेंट वाला चैप्टर था, असेसमेंट प्रोसीड्यूर। वेरी तो गुड, वेरी जैसे जैसे सामने आता था कुछ न्यूज़ वगैरह, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स पे कभी कभी आता है, तो हम पढ़ते थे, उसको भी बहुत इंटरेस्ट आता था कि नहीं जो पढ़ रहे हैं वो रियल लाइफ में भी हो रहा है। वेरी गुड, वेरी तो गुड, वेरी। तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अंदर से भी थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है, तो ये इंटरेस्ट जब भी आएगा ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट के प्रति एक अलग से प्यार आने लगता है। वेरी गुड। प्रोसेनजीत, क्या आपने हमारा रैपिड रिवीजन क्लासेस किया था, डीटी वाला, जो हम लोग ने यूट्यूब हाँ लाइव हाँ में किया? हाँ कैसा सर, वो तो हमने कैसा आपका लाइव, वो तो आपका लाइव क्लास में किया था, रैपिड रिवीजन कैसा पूरा लगा लाइव आपको, कराया। कैसा लगा वो क्लासेस, और आपको क्या लगता है वो क्लासेस से आपको कितना अच्छा बेनिफिट हुआ? नहीं सर, वो क्लासेस तो एकदम बेस्ट था, क्योंकि उस क्लासेस मैंने लाइव अटेंड किया था। मैंने, मेरा बहुत सारा और भी काम था, फिर भी मैंने उसको छोड़ के फिर भी मैंने उसको अटेंड करता था हर दिन, क्योंकि मेरे को लगा था कि नहीं ये बेस्ट है। जैसे कि जैसे आप रिवीजन करा रहे हैं मेरा भी हो जा रहा है, और बाद बाकी प्रेशर्स भी मोटा मोटी हैंडल करके मैंने मैनेज करके सारा मैंने रिवीजन किया था। बीच में एक मेरा कॉलेज का एग्जाम गिरा था, फिर भी मैंने बैकअप आके कुछ भी करके मैंने आपको बोल के क्लास कर लिया। तो रैपिड रिवीजन भी बहुत हेल्पफुल था। मतलब रैपिड रिवीजन मैं बोलूँगा सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें आप एकदम पीपीटी वगैरह बना के एकदम पीपीटी के थ्रू एकदम क्वेश्चंस, डीजेबी वाला क्वेश्चंस भी सॉल्व कराते थे। फिर आप बोलते भी थे क्लास में कि कितना आंसर आया बताओ, तो अगर जल्दी जल्दी नहीं बोल पा रहा था, पास वाला कोई बोल दे रहा है, तो बताते यार मेरा काम हुआ है, फिर सामने वाला ठीक कर रहा है, मेरा गलत हो रहा है, कभी फिर वो गलत कर रहा है, मेरा ठीक हो रहा है। ऐसा लगता था कि छुट्टी का टाइम बोलता था तेरा तो हो गया मेरा तो नहीं हुआ। तो ऐसा करके ना होता था कि नहीं आज ये वाला चैप्टर कम हुआ तो घर में आके फिर से पढ़ेंगे। तो रैपिड रिवीजन का बहुत एकदम अच्छा एडवांटेज मिला। रैपिड रिवीजन से समझ में भी आता है कि मेरा कितना परसेंट सिलेबस हुआ नहीं हुआ, कैसा मेरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है नहीं है, सब समझ में आता है, और एकदम उसी से ही एग्जाम टिका हुआ रहेगा। रिवीजन वही एकदम मेन सोर्स है वेरी गुड, रिवीजन। वेरी। तो प्रोसेनजीत हमें बताइए कि देखिए, मैं अब अपने लिए एक फीडबैक चाह रहा हूँ आपसे कि हमारे क्लासेस में ऐसा क्या आपको खास बात लगा डीटी में, जो आप हम लोग से लिए थे, तो आपको ऐसा क्या खास बात लगा डीटी में जो आप हमें बताइए कि हमें ऐसा कंटिन्यू करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट बैचेज ऑल्सो? ऐसा क्या खास तो बात लगा मेरा कोई? मेरा आप सर आपका क्लास में मेरे को ये सबसे बेस्ट लगा कि आप कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाते हैं बहुत, मतलब एकदम प्लस डिटेल्ड प्रोविजन पढ़ाते हैं, एकदम जो जो उसमें हुआ नहीं हुआ सब पढ़ाते हैं। वो एक तरफ से बहुत अच्छा है कि स्टूडेंट को एक वास्ट कवरेज मिलता है कि नहीं जो भी पढ़ रहे एकदम अच्छे से पढ़े, इसके बाहर इंस्टीट्यूट कुछ पूछ नहीं सकते। तो कंप्लीट मैं कॉम्प्रिहेंसिव। एकदम कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाते, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद जाकर तो आप रिवीजन करा देते हो, तो ऑटोमेटिकली कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा, फिर रैपिड रिवीजन में आके फिर रिवीजन कोर्स भी जैसे समराइज्ड वे में वो भी पढ़ा दिए, तो हम लोग को समझ में आता था डिटेल भी पढ़े और रिवाइज्ड भी पढ़े। अपने को भी रिवीजन करने का भी मौका, मतलब तरीका भी समझ में आता है कि कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे पढ़ते हैं और रिवीजन का टाइम ऐसे पढ़ते हैं, तो उसको मर्ज करके एकदम बेस्ट कॉम्बिनेशन है डीटी का और आपके पास पढ़ने का। और आप बहुत मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं कि मेरे को आपका ये अच्छा लगता है कि सर आप जैसे कि प्रोविजंस पढ़ाए संग संग सम कराना स्टार्ट कर दिए, तो फिर तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, प्रोविजन क्या रिलेट हो उससे जाता संग है। संग समझ में आ रहा है, रिलेट होने लगता है। हाँ, वेरी गुड, वेरी। आपका पढ़ाने का क्वालिटी, आपका स्टाइल भी बहुत अच्छा है, वो मेरे को बहुत मतलब एकदम अच्छा लगा कि नहीं ऐसे एकदम न्यू सब्जेक्ट था, तो आज तक तो किसी के पास पढ़ा नहीं था, आपके पास ही स्टार्टिंग में पढ़ा था, आपके पास ही पढ़ा और बहुत ही आपको अच्छा लगा, और पढ़ के मार्क्स भी आया है, तो वो भी हो रहा है कि नहीं आप उसके बाद मतलब इसका हमारे खून के अंदर डाल दिया सब। खून के अंदर डाल दिया। हाँ जी। सी देखिए, हमारा तो देखिए गाइडेंस था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो द बेनिफिट्स ऑफ दिस क्लासेस। बट हमारा तो देखिए गाइडेंस था प्रोसेनजीत, ऑनेस्टली स्पीकिंग। पूरा हार्डवर्क, पूरा सारा क्रेडिट तो देखिए आप ही को जाता है। जिस तरीके से आपने बोला, माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब। मतलब ऐसा अगर आप फाइनल में कंटिन्यू करेंगे ना, फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, नॉट ओनली फॉर डीटी, प्लीज डू इट फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, गारंटी आपका रैंक पक्का है। इफ यू कंटिन्यू द सेम इन फाइनल्स, आई कैन गारंटी यू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कि आपका रैंक पक्का है, जिस प्लानिंग से। बिकॉज देखिए, पढ़ना एक चीज़ होता है और पढ़ने के बाद उसको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करना एक चीज़ होता है। अगर आप पढ़ लोगे, क्लासेस देख लोगे, बस वही तक अपने आप को सीमित रखोगे, तो दैट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस। तो आजकल सभी लोग करते हैं,
why you will get 80, why someone will get 42, why someone will get 60, why maybe someone will get 95? ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहीं ना कहीं आप लोग की जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होती है, आपकी जो रिविजन स्ट्रैटेजी होती है, दैट इज वाई आई थिंक आई एम टेकिंग दिस सेशन जस्ट टू नो इन डिटेल कि बॉस तुम किया क्या, तुम्हारा 80 नंबर आया, तुम किया क्या डीटी में, व्हाट एग्जैक्टली यू डिड, सो दैट वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि नहीं स्टूडेंट्स इस तरीके का स्ट्रैटेजी अपना रहे तो देखो उनका मार्क्स अच्छा आ रहा है, तो वी कैन ऑल्सो सजेस्ट द सेम थिंग टू आवर coming generations, to our coming students, and then we can also quote one of our past students like you, achiever, that you know देखो इसने ऐसा किया था तो कि उसको इतना अच्छा नंबर आया. So that's a great thing, and I'm sure that you are going to do wonders in finals. And thank you so much for coming in this interview. And you want to share something? बाकी सारे subjects के बारे में भी अगर आपको कुछ बताना है तो बता सकते हैं. हाँ, सबसे पहले तो मेरा रैंक तो छूट गया कुछ नंबर के, नहीं तो मेरा रैंक आ जाता. ओह वाओ, दैट्स ग्रेट. बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा मत बोलो छूट गया रैंक, ऐसा नहीं बोलो छूट गया, थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट देता है. ऐसा बोला कि मैं ऑलमोस्ट क्लोज टू रैंक था, ऐसा बोलना चाहिए. वी वर ऑलमोस्ट क्लोज टू रैंक एंड नेक्स्ट फाइनल लेवल में यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बैंक इट. अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं एकदम सच बोलता हूँ कि मैंने रैंक के लिए पढ़ाई नहीं किया आज तक. मैं कभी भी ये एक्सपेक्टेशन से लेके पढ़ाई नहीं की मेरे को रैंक चाहिए, कभी मैंने पढ़ाई नहीं की. लोग बोलते कि नहीं रैंक आया तो बोलते थे कि हम रैंक के लिए पढ़ाई, मैंने कभी रैंक के लिए पढ़ाई नहीं किया. या फिर मैंने तो एक ही ग्रुप का पढ़ाई किया, मैंने बहुत ग्रुप के लिए पढ़ाई नहीं किया, मैं एक ही ग्रुप का पढ़ाई किया था. तो मेरे हिसाब से किसी को हाई एक्सपेक्टेशन रखना नहीं चाहिए शुरुआत में. स्टडी करो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि आप रैंक होल्डर कैटेगरी में. ऑब्वियसली हार्डवर्क से जाता है, बट एक समझ में आता है कि अपने आप में कितना कैपेबिलिटी है. थ्रू रिविजन, थ्रू टाइम टू टाइम आपको समझ में आ जाएगा. तो यही मेरे को लगता है कि नहीं फाइनल्स में करेंगे अच्छा जितना कर पाएंगे जितना. और मेरा थोड़ा फैमिली कंस्ट्रेंट की वजह से मेरा टाइम का बहुत प्रॉब्लम होता था. मैं तो प्रोविजन से क्रिएट करके रखता था कि मेरे को 9 मंथ है तो मेरे लिए वो 6 मंथ है, 3 महीना का मेरा अलग अलग टाइम है मेरा काम. तो वेरी गुड, वेरी नाइस. मतलब आप लोग को देख के इतना सीना चौड़ा हो जाता है ना कि देखिए सब लोग के फैमिली में इक्वल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज सबको मिलता नहीं, बट आपके बात से लग रहा है कि आपके पास और भी वर्क कमिटमेंट्स थे अदर देन स्टडीज़. आप खाली स्टडी नहीं करते थे, और भी आपके पास काम था, और भी आपके पास वर्क थे. और इसको देखते हुए अगर आप इतना अच्छा नंबर लेकर आए हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप क्लियर किए हो, नो मैटर जैसा भी रिजल्ट हो. काफ़ी स्टूडेंट्स एक नेगेटिव इन्वायरमेंट में आ गए हैं कि सर इतना अच्छा रिजल्ट हुआ है, सब लोग पास हो गया. मैं बताते हैं सब लोग पास नहीं आऊँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फेल हुए हैं. तो प्लीज़ उनको देखते. मैंने सेंटर बेस्ड दिया था, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं था, तो इसलिए मैं सेंटर बेस्ड ऑप्ट किया था. और तो कोई बोल नहीं सकता कि होम बेस्ड है क्या है. नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए. देखिए होम बेस्ड वाले भी ऐसा नहीं है, होम बेस्ड एग्जामिनेशन भी एग्जामिनेशन है. होम बेस्ड में बोला जाता होम बेस्ड वाला भी नहीं है. मैंने सेंटर बेस्ड दिया था, मैंने सच्चा एग्जाम दिया था. मेरे को दरकार नहीं है मेरे को कुछ चीटिंग वगैरह. मेरे को सच्चा एग्जाम देना है, ट्रू प्रोफेशनल बनना. अगर बनेंगे तो मेरा अपना रिजल्ट होना चाहिए, और किसी का अपना करेंगे, सब कुछ अपना. दैट्स द स्पिरिट प्रोसेनजीत, एंड यही एक्सपेक्टेड है एक आइडियल स्टूडेंट से, एक स्टूडेंट से जो कि यू नो अपने से मार्क्स लाने का कैपेबिलिटी रखता है. एंड दैट इज़ वाई ये एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में. लेट्स सी क्या होता है. सीएमए इंस्टीट्यूट जून 21 टर्म से क्या करता है, लेट्स सी. बट नेवरदलेस ऑल द बेस्ट फॉर यू, टू यू एंड योर फैमिली, एंड यू हैव मेड ऑल ऑफ अस वेरी वेरी प्राउड. मुझे आज भी याद है फर्स्ट टाइम जब आप आए थे मेरे से मिलने के लिए. फर्स्ट टाइम मैंने जब आया था, मैंने तो सबसे पहले निकुंज सर का क्लास, मैंने एसजेसी में मैं आया था. एसजेसी में आया था, मैंने क्लास के बारे में पूछा तो उन लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा बात है. उस दिन काउंसलिंग सेशन था फाउंडेशन स्टूडेंट इंटर में आए, तो उन लोगों ने बताया कि आप बैठिए तो सर से थोड़ा बात कर लीजिए. तो सर पहले आए, पूछा फाउंडेशन में कितना मार्क्स आया नहीं आया. तो मैं तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने 12th दे के संग संग मैंने फाउंडेशन दिया था. मैंने 1 मंथ का बस गैप लिया था. मेरा मई में रिजल्ट आया था 12th का, और मैंने जून में फाउंडेशन में बैठ गया था. मेरा कोई साथी नहीं था कि मेरे साथ इंटरमीडिएट में था. सब कॉलेज में नया नया आया, सब लोग दिसंबर में एग्जाम देते, हमने जून में थोड़ा एडवांस. तो क्या हो गया, मेरे को कुछ पता नहीं था, मेरा फैमिली में भी किसी को उतना पता नहीं था कि इंटरमीडिएट कहाँ से क्लास लेना है. तो सर ने बताया कि देखो बोथ ग्रुप दो. तो मैंने सोचा कि हाँ सर तो बोले ठीक है, बट मेरे अंदर में कैपेबिलिटी, मैंने एक ही ग्रुप से पढ़ाई स्टार्ट किया. फिर करते करते सर ने बीच में बोला कि बोथ ग्रुप्स दो. एग्जाम क्लास खत्म हो गया, फिर भी सर ने बोला बोथ ग्रुप्स दो. फिर भी मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था. फिर जैसे एग्जाम पोस्टपोन हुआ, फिर आपने बताया कि नहीं बोथ ग्रुप दे दो. उसके बाद मैंने आपका बात सुनकर मैंने बोथ ग्रुप पे कन्वर्ट हो गया, और सक्सेसफुली हो भी गया. सर थैंक यू आपको ये वाला. आप अगर नहीं बोलते तो पता नहीं आज बोथ ग्रुप भी नहीं देता, सिंगल ग्रुप भी देता, फिर से जून में एग्जाम देना पड़ा. देखिए हम लोग तो
हम लोग तो स्टूडेंट्स के लिए भलाई चाहते हैं, हित के लिए चाहते हैं, और देखिए हम लोग के पास एक एक्सपीरियंस है, तो जो हाँ स्टूडेंट उस एक्सपीरियंस का कदर करता है, जो स्टूडेंट का एक्सपीरियंस का एक होता है ना वैल्यू करता है, वही फिर आगे उसको मटेरियलाइज करता है एंड ही ओनली देन कन्वर्ट्स। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछे थे, इनफैक्ट मतलब बहुत काउंटलेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमसे पूछे थे कि सर 2 ग्रुप दे, 1 ग्रुप दे। तो मैंने तो देखा, देखिए मैंने भी इंडिपेंडेंटली सबका सिचुएशन देखते हुए कि वो बच्चा कैसा है पढ़ने में, वो बच्चा कोप अप कर पाएगा, उसका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसा है, वो कितना ट्यूशन्स ऑलरेडी कवर कर लिया। तो जब मैं आपसे बात किया तो आपके ऊपर तो मेरे को कॉन्फिडेंस था कि आपका ग्रुप 1 प्रिपरेशन है, ग्रुप 2 आप थोड़ा सा मैनेज कर लोगे, आपके पास एम्पल टाइम है। तो मैंने उस हिसाब से आपको सजेशन दिया, और देखिए आपका भी एक अच्छा बात था कि आपने उसको इमीडिएटली, मैंने जो सजेशन दिया एंड यू इमीडिएटली कन्वर्टेड इट एंड यू एक्चुअली स्टडीड फॉर ग्रुप 2 and then you cleared हाँ both the groups and you are a CMA finalist now and ready to become CMA in the next year. हाँ। और बाकी सब्जेक्ट का मैं बोलना चाहता हूँ कि बाकी सब्जेक्ट्स में मैंने, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप का मैंने अकाउंट्स और सेकंड ग्रुप का अकाउंट्स मैंने क्लास नहीं लिया, ऑडिट का भी मैंने क्लास नहीं लिया, और OMSM का भी क्लास नहीं लिया। तो अकाउंट्स में मेरा फर्स्ट ग्रुप में 93 आया, क्योंकि मेरा Wow. 11 तो मेरा अकाउंट्स में छोटा, मैंने 11 से ही मेरा अकाउंट्स में बहुत प्यार है, मतलब अकाउंट्स के प्रति। तो अकाउंट्स मैंने लगा कि नहीं, थोड़ा सा फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है, तो अकाउंट्स में पढ़ा हुआ 11-12 मेहनत करेंगे तो अकाउंट्स हो जाए। तो अकाउंट्स अपने से पढ़ा था और अकाउंट्स में 93 भी आया, ये भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं अकाउंट्स में 93 आया। और सेकंड ग्रुप में भी अकाउंट्स से कंपनी अकाउंट्स, वो भी मैंने अपने से किया। ऑडिट को तो छोटा सा पोर्शन है, तो ऑडिट भी मैंने खुद से कर लिया। और OMSM थोड़ा नया सब्जेक्ट था, फिर भी मैंने अपने से मैनेज कर लिया, हो गया। अकाउंट्स में मेरा OMSM मेरा 76 आया। और मतलब थोड़ा बहुत आपको देख के लग रहा है कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू हैड दैट कॉन्फिडेंस इन यू कि आप खुद से इंडिपेंडेंटली कर लोगे, बिकॉज देर आर सम हाँ सब्जेक्ट्स जो आपको पहले से 11-12 में एक बेस है, जैसे अकाउंट्स है, एक बेस है आप लोग का, वो सब सब्जेक्ट में लॉ है, हाँ आपको फाउंडेशन में थोड़ा लॉ पढ़ाया गया, तो एक बेस है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। थैंक यू सो मच Prosenjit फॉर कमिंग इन दिस इंटरव्यू एंड guiding your friends, guiding your younger brothers, guiding your younger friends, and I hope जो भी ये वीडियो देखेगा आपसे डेफिनेटली एस्पायर होगा और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, और खुद से जिस तरीके से आपने प्लान बताया कि रिवीजन करिए, 3 बार रिवीजन करिए और ABC एनालिसिस करिए, प्रैक्टिस एज मच एज क्वेश्चंस यू कैन, रिवाइज एज मच एज पॉसिबल यू कैन, तो डेफिनेटली ये जो स्ट्रैटेजी आपने दिया इस वीडियो के थ्रू डायरेक्ट टैक्स के सब्जेक्ट में, तो डेफिनेटली आई थिंक इट विल हेल्प टू ऑल आवर स्टूडेंट्स। Thank you so much Prosenjit, and I wish you all the best for your future career, and hoping to see you CMA very soon with a all India rank, because आपने थैंक यू सर। हमारे पूरे इंस्टीट्यूट के जो नाम को रोशन किया है। दैट्स ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मुझे बहुत गर्व है अपने आप पे कि मैं इतना अच्छा हाई मार्क्स कभी इंटर लेवल पे स्कोर नहीं कर पाया जब मैं CA दे रहा था, बट मेरे स्टूडेंट स्कोर पर कर पा रहे हैं। दैट्स सो नहीं सर, ऑडिबल। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू। थैंक यू। लास्ट में ये है कि ये वर्ल्ड चलता है गिव एंड टेक पॉलिसी, आप जितना दे पाओगे आपको उतना मिलेगा। दैट्स द बेस्ट कोट ऑलवेज सेड कि हाँ, जितना दो, जितना करो उतना बढ़िया है, कभी भी हार मत मानो। वेरी गुड। थैंक यू सो मच Prosenjit, सी यू वेरी सून थैंक यू सर, इन द CMA फाइनल्स, एंड बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सर।